नमस्कार, एक बज चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेहमानों के साथ आगे प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है आज कहानी कुर्सी की, उसी पर शुरुआत उससे ही हम करेंगे। मशहूर एक्टर और स्टार, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर के अंदर देर रात 2:30 बजे के करीब कुछ हमलावर घुसे और उनके ऊपर चाकू से वार किया गया। 6 वार किए गए हैं, जिसमें से 2 गंभीर वार हैं, गहरे घाव हुए हैं और उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। न्यूरोसर्जन को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। बताया जा रहा है सर्जरी ठीक हो चुकी है, वो खतरे के बाहर हैं। लेकिन यह मामला अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे की मामले की जांच के लिए तो 7 टीमें बना ही दी थी। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर 2:30 बजे सैफ के घर के अंदर क्या हुआ और यह व्यक्ति अंदर गया कैसे, एंट्री कैसे हुई। आप भी सोचें ना जरा भाई, सैफ अली खान, करीना कपूर जहां रहते होंगे अपने बच्चों के साथ, तो वो कोई बहुत अच्छी सोसाइटी होगी, बहुत अच्छा अपार्टमेंट कोई होगा, करोड़ों का होगा। पता नहीं, जब मुझे किसी ने बताया बांद्रा वेस्ट में रहते हैं तो वहां तो हाँ सदगुरु अपार्टमेंट, वहां तो मुझे लगता है 20-22 करोड़ के एक मकान, 100 करोड़ का मकान है, 12,000 स्क्वायर फीट का है, बता रहे हैं। तो इतने महंगे एरिया के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वहां सिक्योरिटी भी उसी टाइप की होगी। फिर बॉलीवुड स्टार्स की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, पर्सनल सिक्योरिटी की भी होती है। जिस फ्लोर पे ये रहते हैं वहां पहुंचना ही मुमकिन नहीं है किसी भी आम आदमी के लिए। भाई, हम आम सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं वो भी जानते हैं कि बाहर आदमी आएगा, गेट पर गार्ड पूछेगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा। आजकल तो ऐप बन गए हैं, कोई वीडियो कॉल करता है पूछने के लिए अंदर कि ये साहब आए हैं, कोई ऑडियो कॉल करता है। इतना सब कुछ तो आम घरों में हो रहा है, तो ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी मकान रहे होंगे। फिर वो आदमी घुस कैसे गया और कमरे के अंदर तक घुस गया, और वो भी बच्चे के कमरे में घुस गया। और वहां बताया जा रहा है कि उस वक्त बच्चे थे, दोनों बच्चे थे छोटे, और उनकी जो केयर करने वाली थी, मेड जो थी, नैनी, वो वहां पर थी। और उस वहां जब मेड के साथ ही उस चोर का, अगर वो चोर ही था तो पहले झगड़ा झंझट कुछ हुआ, शोर मचा। सैफ उठ करके वहां पर पहुंचे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने सैफ के ऊपर हमला कर दिया और सैफ को 6 बार उसने चाकू से मारा, जिसमें उनके पीठ पर और उनके गर्दन पर बताया जा रहा है कि यहां भी उनको घाव लगा है, गहरा घाव है, उसी का इलाज चल रहा है, उनका सर्जरी चल रही थी। हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है लीलावती हॉस्पिटल से और उसी में बताया गया कि कुल 6 हमले किए गए थे चाकू से, जिसमें 2 जगह गंभीर चोट आई है। एक रीढ़ की हड्डी के पास भी चोट लगी, तो बहुत गंभीर मामला है। अब इससे आगे की बात, यह मामला बन गया बड़ा क्योंकि मुंबई शहर में अभी हाल में 2 बड़े वाकये हुए हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पूर्व कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की गई जिस तरीके से। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके तार जुड़े, वो अभी तक जांच चल रही है उसमें, कैसे इन लोगों ने रेकी करके पहले स्मोक बॉम्ब फोड़ा, उसके बाद उनको शूट किया हमलावरों ने। सलमान खान को भी वो गैंगस्टर जो है वो धमकी देता रहता है जेल में बैठ करके। उनके घर के बाहर भी कभी फायर हो जाता है, कभी संदिग्ध लोग मिलते हैं, वो सिक्योरिटी कवर लेकर के चलते हैं। सलमान खान घर के बाहर नहीं निकलते हैं ज्यादा। तो अब इसको वहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तूल दिया और कहा कि भाई, मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे है, वो कर क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है। तो वाकई मामला तो ये गंभीर है। इस पर कुछ रिएक्शन है, मैं पहले आपको वो दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको लाइव अपडेट भी देंगे कि इसमें पुलिस क्या बता रही है। और अभी की जानकारी ये थी कि जो वो घर में काम करने वाली महिला थी, जिनके साथ जो रात में मौजूद थी, उनको भी चोट लगी, वो भी पुलिस थाने आई हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए। प्रतिभावान कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर।
ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में की सर्जरी जारी है। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। और अब सैफ अली खान, ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इस वक्त आपको बता दें, लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान का फ्रेश एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है। नीचे आओ यार, नीचे अरे उभं राहा, जागा नाही दिला ना. अरे मग जातील ते मग अरे पाठी मागे थांबा. होता है अभी आप बस थोड़ी देर में डॉक्टर की बात आप सुन पाएंगे। डॉक्टर अपनी बात कहें, तब तक एक बार मैं यहाँ साथियों से चर्चा शुरू करता हूँ। समीर जी, मामला बड़ा गंभीर है। घर में घुसकर और बड़े सेलिब्रिटीज हैं सैफ अली खान। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बड़े फिल्म स्टार है, वो बड़े पॉश एरिया में रहते हैं। अगर बांद्रा वेस्ट की अगर बात करें तो जिस एरिया में वो रहते हैं, सदगुरु शरण सोसाइटी में वो रहते हैं, और सबसे पॉश सोसाइटी मानी जाती है उस एरिया की। वो 12वें माले पे रहते हैं, उनका मकान टॉप फ्लोर है शायद। हाँ, टॉप फ्लोर पे रहते हैं। ऊपर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। 12,000 स्क्वायर फुट, 11 से 12,000 स्क्वायर फुट का ये घर है। और सिर्फ ऐसा घर नहीं है कि आप कैमरे लगे हुए, ये ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई मिलने जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उस फ्लोर तक जाता है आपको छोड़ने और आपको मुलाकात कराता है। घर के बाहर फ्लोर पे कैमरे लगे हुए हैं। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन. आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो. राइट नाउ इट इज लुकिंग absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. Sir, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है. इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है. डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे. थोड़ा पिछाड़ जाओ, थोड़ा पिछाड़ जाओ, बोलने दो आपको, बोलने दो. So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and 1 on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. We are doing our best to make him feel comfortable and he's recovering well. Thank you.
जो बात लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अभी बताई है, इससे सारी गंभीरता पता लगती है। उनके स्पाइनल कॉर्ड में घाव हो गया, स्पाइनल फ्लूइड लीक कर रहा था, डॉक्टर ने बताया, उसको ठीक किया गया है। चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा उनके स्पाइनल कॉर्ड से निकाला गया है। तो ये तो आप एक समझें कि बस बच गए वो, ये भगवान की कृपा है कि बच गए वो। बिल्कुल ये तो बिल्कुल जानलेवा हमला था। और ये सिर्फ चोरी का, मुझे लगता है सिर्फ चोरी का मकसद नहीं रहा होगा, कोई बड़ा मामला रहा होगा कि इतना बड़ा हमला करना, 6 बार घाव आना, स्पाइनल कॉर्ड पे इतना चाकू निकलना, इसका मतलब ये तय है कि वो शायद सैफ की हत्या इतना गुस्से में रहा होगा या हाथापाई में इस स्तर पे चला गया कि सैफ की हत्या तक करने से वो हिचकिचाए नहीं, जबकि सैफ खुद फिजिकली बहुत फिट है। आप सोचें, स्पाइन तक चाकू जाना, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होना, टूट गया है और ऐसा मारा कि चाकू टूट गया अंदर। अचानक हमला हुआ, मतलब सैफ को भी अंदाज नहीं होगा कि इतने सुरक्षित घर के अंदर कोई मेरे बेडरूम से, बच्चों के बेडरूम से बहुत गंभीर मामला। एक बार राजेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए मुंबई से, वो आपको अभी तक का पूरा अपडेट दे देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है और क्या पुलिस का अभी तक अनुमान है? जी राजेश। देखिए, पुलिस का कहना है कि वो केस सॉल्व करने के बेहद नजदीक हैं। पहले उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था सौरभ, उसमें कोई भी आता जाता नहीं दिखा, लेकिन अब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि बगल के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पता चल रहा है कि एक शख्स बगल वाले अपार्टमेंट से कूदकर इनके अपार्टमेंट में घुसा है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो पूरा वाकया हुआ है, वो रात के 2 बजे का हुआ है, जब जहांगीर के कमरे में उनकी नैनी लीमा जो है वो सो रही थी। कुछ खटपट की आवाज आई, वो जैसे ही उठी उन्होंने देखा एक अनजान शख्स है कमरे में, वो उससे रोकने की कोशिश करती हैं, वो शोर मचाती हैं, हाथापाई उस शख्स ने एक के बाद एक 6 बार सैफ अली खान पे किया और वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद भी उस बिल्डिंग से वो बाहर जाता हुआ नहीं दिखा है। वो इस ओर रखा है कि उस बिल्डिंग में पिछले 8 से 10 दिनों में कौन आ जा रहा था। बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स हैं, उसमें कहीं कोई घर में कोई काम तो नहीं करवा रहा था। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर में भी फ्लोर पॉलिशिंग का काम चल रहा था। क्या उसमें से कोई शख्स है? पुलिस को पहले शक उन पे था, उसके बाद उस बिल्डिंग में सर्विस प्रोवाइड करने वाले यानी कि लॉन्ड्री वाले, दूध वाले, या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से जो खाना पहुंचाने वाले आते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जीरो इन कर लिया है और 4 से 5 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लेंगे। करीना कपूर और उनके दोनों बच्चे, सैफ अली खान उस वक्त घर में मौजूद थे जब यह पूरा वाकया सामने आया है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ मुंबई पुलिस, आधी मुंबई एक चीज राजेश और आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जाहिर है कुछ हाई प्लेस्ड सोर्सेस से बात हुई होगी पुलिस डिपार्टमेंट में, मामला चोरी का ही लग रहा है या कुछ और भी हो सकता है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि यह मामला चोरी का है और लीमा जो घायल हुई, जिनके हाथ में चोट लगा है, वो अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन आई हैं। जिन नैनी ने सबसे पहले उस चोर को देखा और उसे रोकने की कोशिश की, उनका बयान चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो थोड़ी देर में इस पर बयान भी जारी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती तफ्तीश में सौरभ, पुलिस का कहना है कि ये चोरी का ही मामला लग रहा है और वो इसी एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन आधी मुंबई पुलिस इस वक्त इस चोर को पकड़ने के पीछे लगी हुई हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो या फिर लोकल पुलिस स्टेशन की टीम हो। सौरभ, एक चीज और जो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको उस बारे में कुछ पता चला हो अपने सूत्रों से, भाई किसी अपार्टमेंट के 10वें 12वें जो जितने भी फ्लोर पर वो रहते थे, आपने बताया बगल के अपार्टमेंट से कोई कूद करके आया, जैसे भी वो कोशिश करे ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, किसी के घर के कमरे के अंदर कैसे पहुंच जाएगा? बिल्कुल पुलिस को साफ करना होगा कि आखिर किस तरीके से उस कमरे में पहुंचा। और पुलिस का कहना है कि यह शख्स कोई अनजान शख्स नहीं था कि कल ही ये पहुंचा और कल ही चोरी करने के इरादे से वहां घुसा है। इसने पहले रेकी की है, यानी कि ये वहां के बारे में जानता था, उनके घर के बारे में जानता था कि कहां से एंट्री की जा सकती है, कहां वो दरवाजा है जहां से आराम से एंट्री की जा सकती है। यही वजह है कि वो रात को उस कमरे में घुसा है और जहांगीर के कमरे में घुसा है, सैफ अली खान के बेटे के कमरे में घुसा है और वहां से वो एंटर करने की कोशिश कर रहा था घर में, लेकिन सैफ मौजूद थे। उन्होंने जब शोर शराबा सुना तब वहां पहुंचे और उनके और चोर के बीच में जब हाथापाई हुई है तब सैफ जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन तो राजेश आप बने रहिए हमारे साथ और आप कभी भी कोई अपडेट आप देना चाहें या इंटरवीन करना चाहें हमारी बातचीत में तो प्लीज आप कीजिएगा। जी हर्षवर्धन जी, मैं अब देखें ये तो अब पुलिस जांच करेगी और जैसा राजेश ने बताया कि थोड़ी देर में पुलिस शायद इस पर कोई स्टेटमेंट भी दे। पुलिस को लगता है कि वो बहुत करीब पहुंच चुकी है केस को सॉल्व करने की। कौन था, जैसा राजेश कह रहे हैं कि कोई अनजान आदमी, ऐसा नहीं था कि अचानक
अचानक कोई बिल्कुल ही स्ट्रेंजर वहां पहुंच गया और उसने किया, किसी भी कुछ दिनों से ही सही, लेकिन इसकी चलता हूं। आप सोशल मीडिया देखिए इस वक्त, सैफ टाइप कीजिए और बयान देखिए क्या आते हैं कि नफरत का बीज जो बोया गया है उसका फल है ये कि अब एक एक्टर को हमला कर दिया, जाने कौन होगा ये आदमी। भाई उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा तैमूर, उस पर बहुत सारे विवाद हुए, बातें पुरानी हो गई, आज भी कुछ लोग इन बातों को उठाते रहते हैं। अब ये फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के मंत्री रहे हैं, इनका स्टेटमेंट देखिए। ये एक्स पर लिख रहे हैं, मुस्लिम एक्टर्स फेसिंग सीरियस लाइफ थ्रेट्स सिंस द राइज ऑफ हिंदू महासभा। एक तो हिंदू, ये बता दें पहले हिंदू महासभा कौन है, क्या है, और पाकिस्तान मस्ट राइज फॉर द राइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। अब आप इसको फ्लेवर देख रहे हैं ना, क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये कि अभी तक जो मतलब घटनाक्रम जो हुआ, जो डॉक्टर का बयान हम सुन रहे हैं, इस पे थोड़ी प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए, कोई भी अतिरेकी बयान देने से पहले। क्योंकि अगर कोई नुकीली चीज़ रह गई है, अगर कोई पेशेवर हत्यारा, पेशेवर बहुत उस तरह का व्यक्ति होगा जो हमलावर होगा, तो उसका चाकू इतना कमज़ोर नहीं होगा कि वो मारेगा और वो 2.5 इंच अंदर टूट कर रह जाएगा। ऐसा चाकू हत्यारे इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तो ये मूल बात है। तो ये हो सकता है, ये पुलिस जांच में सामने आएगा कि वो चोरी की नीयत से गए, कुछ और करने गए। एक ये कि एंट्री उनकी जरूरी नहीं कि हो, इतने वो परिचित रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे बड़े लोगों के यहाँ बहुत से लोग आते रहते हैं और उसमें कुछ लोग जो बाहर से आएंगे उनकी तो एंट्री तय है, लेकिन बहुत से लोग जिनको गार्ड जानता है कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, तो भाई सैफ अली खान के घर में जा रहे हैं, ये 3 लोग हैं, ये जाते हैं, 5 लोग जाते हैं। तो वो एक मसला हो सकता है जो पुलिस भी कह रही है, जो शुरुआती जांच में आया है। तो मेरा ये मानना है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ब्रीच करके सिक्योरिटी ऐसी सोसाइटी में जा सकता है, ये लगभग असंभव चीज है। अब इसके आगे की बात जो फवाद कर रहे हैं, फवाद तो मूर्ख टाइप आदमी है, ये लगातार बोलता रहता है, पाकिस्तान का मंत्री रहा है, ये विचित्र बातें करता है, लेकिन फिर भी इस बहाने से ही वो बात कर लेनी चाहिए। ये सैफ अली खान अगर मुस्लिम एक्टर हैं तो इस देश के लोगों ने नवाब पटौदी से लेकर और पूरा जो शर्मिला टैगोर से लेकर पूरी उस खानदान की विरासत को बहुत सम्मान दिया है, बहुत स्नेह दिया है, अभी भी देते हैं। अभी जो सैफ अली खान की पत्नी हो करीना कपूर हैं, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन के परिवार से हैं, तो उस परिवार से आते हैं। तो मुझे लगता है ये मूर्खता करना कि इसमें भी हिंदू मुसलमान देखना, इससे ज्यादा कुछ निम्न स्तरीय हरकत नहीं हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस पर किसकी जिम्मेदारी होगी, तो जिम्मेदारी बिना किसी बहस के गृह मंत्रालय की होगी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए। लेकिन यहां एक बात समझना होगा, अगर कोई ऐसे एंट्री करके गया है और ये हो सकता है किसी और मकसद से वो गया हो, सैफ अली खान ने देख लिया तब ये घटनाक्रम हुआ, हत्या करने के लिए आया था कोई, ये मुझे अभी भी नहीं सब तो खैर पुलिस बताएगी सर, लेकिन मुंबई में लगातार क्राइम हो रहा है और बड़े क्राइम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। इसमें तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हालांकि इसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। वैसे पुलिस बताएगी कि एक अपार्टमेंट से कोई दूसरे अपार्टमेंट में कूदकर आ जाए छत पर, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है। एक घर के अंदर कैसे घुस जाएगा? हाँ, और फिर दूसरा उसके घर के अंदर कैसे घुस जाएगा कमरे में। नहीं, वैसे अपार्टमेंट की भी बहुत डिस्टेंस होती है, 2 बार उसके बीच का जो गैलरी होगी उसके बाद उसकी गैलरी होगी, लेकिन और फिर घर के अंदर कैसे घुस जाए, लेकिन उस पर तो अब जो जांच हो रही है वो दिखाएगा। मगर ये है मसला कि लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। इसको अगर हम वहाँ से जोड़ें कि जब एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर कुछ गाड़ी खड़ी होती है, हाँ, अंबानी जी के घर के घर पर है ना, फिर जो सलमान खान के ऊपर जिस तरह से घर पर हमले की बात होती है, फिर बाबा सिद्दीकी की बात हुई है और अब सैफ की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि होम मिनिस्ट्री को इस पर ज़्यादा ताकीद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं। अब वो लॉरेंस बिश्नोई का मामला तो नहीं है ये, कम से कम ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल कि लॉरेंस का है, लेकिन जो भी हो, और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़, बांद्रा वेस्ट में देखा है, बड़ा पॉश इलाका है और बहुत ही सिक्योर भी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही। बाबा सिद्दीकी ऐसी घटनाओं से होता क्या ना, बाबा सिद्दीकी वही हुआ, आम आदमी का कॉन्फिडेंस टूट के भाई इनके घरों में कोई घुस के क्राइम कर सकता है, तो नहीं भी जा सकता है। कहीं पर भी कोई कुछ हो सकता है। जी, पुलिस का स्टेटमेंट हो रहा है। ट्राइपॉड लाओ
जी सर, अभी तक की जो बात सामने आई, नहीं, निश्चित मतलब एक गंभीर चुनौती है पुलिस के लिए भी, और निश्चित रूप से आम जो जनता है बम्बई की, उसमें दहशत का माहौल तो बनता ही कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी और इतने सिक्योर में अगर कोई घुस रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। 12 से ज़्यादा टीमें बना दी गई है। पुलिस ने कहा भी है कि कुछ घंटों में, चंद घंटों में हम इस मामले का पर्दाफाश, मतलब मामले की जाँच पे तय पे पहुँच जाएंगे। पुलिस इस मामले में लगी है। फुटेज सर पुलिस कुछ बोल रही है। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें अभी तक के ये इसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस बिल्डिंग में कैसे है और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में. मराठीत बोलतो आता. काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंगमध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी एंट्री केलेल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. तो एक्यूज्ड चे डिटेल्स आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत. त्या आरोपीला अटक करण्यासाठी 10 डिटेक्शनच्या टीम्स विविध ठिकाणी काम करत आहेत. लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल आणि पुढचे डिटेल्स घेण्यात येतील. क्या एक्टर को टारगेट किया जा रहा है क्या? बैंड्रा में जो एक्टर रहते हैं प्रायमरी या आत्ताच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न होत आहे की हा जो आरोपी आहे याने चोरीच्या उद्देशाने अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी प्रवेश केलेला आहे आणि आरोपी अटक होताच पुढचे डिटेल्स डिस्क्लोज करता येतील. सर, तो आठवडाभर पूर्वी तो कुठे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आलेला आहे का? अरे भाई बेटो ना. सध्याचं प्रायमरी फोकस आरोपीला अटक करण्यात आहे. आरोपी लवकर अटक करण्यात येईल. आरोपीला अटक केल्यानंतर
पुढच्या सगळ्या गोष्टी निष्पन्न होतील आणि ते डिस्क्लोज करण्यात येतील. थँक्यू. पुलिस के अफसर थे और उन्होंने जितनी बात बताई अभी तक यही, एक अक्यूज्ड आया, सीढ़ियों से आया था, इसके बाद उनकी अभी तफ्तीश चल रही है. इस खबर पर आगे कोई अपडेट होगा आपको देंगे. राजेश, फिलहाल अच्छा ब्रेक हम नहीं ले रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ऐसा कह रही है कि हम जल्द जो आरोपी है उसको पकड़ लेंगे. एक बार फिर मैं राजेश के पास ही जाता हूं. राजेश, ये जिसको अक्यूज कह रही है पुलिस, क्या इसे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है? देखिए, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो पिछले 1-2 घंटे से बात हो रही है और वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि अगले 4 से 5 घंटे में केस सॉल्व होगा. और ये तभी होता है सौरभ, जब अक्यूज आइडेंटिफाई होता है और पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर उसके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं. और यही वजह है कि पुलिस कॉन्फिडेंट दिख रही है और सामने आके बता भी रही है कि एक अक्यूज है और वो स्टेयर केस का उसने इस्तेमाल किया था. तो एक बात साफ कर रही है पुलिस की ये चोरी का अटेम्प्ट था, चोरी की कोशिश थी जिसमें सैफ अली खान पर हमला हुआ था. ये शुरुआती तफ्तीश में निकलकर सामने आया है, लेकिन जब अक्यूज गिरफ्तार होगा, जब आरोपी गिरफ्तार होगा, तब पूरी बात निकलकर सामने आएगी. क्या मंशा सिर्फ चोरी की थी या कुछ और थी? चोर जो था वो कल पहली बार वहां आया था, क्या इसके पहले भी वो रेकी करके गया था, क्या इससे पहले वो उस बिल्डिंग में काम करके गया था? ये सारी बातें जो है वो गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएंगे. लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पुलिस केस सॉल्व करने के नजदीक है और यही वजह है कि पुलिस कह रही है कि अक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया. अभी थोड़ी देर पहले जो नैनी घायल हुई थी लीमा, उनका भी बयान हुआ है, उनको भी हाई पुलिस सिक्योरिटी में यहां से वापस ले जाया गया है. हमने देखा कि सिर्फ उनके हाथ में चोट लगी थी. सैफ अली खान पर चाकुओं से 6 वार थे, लेकिन लीमा जिन्होंने सबसे पहले चोर को देखा, उनके हाथ में चोट लगी थी और पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है. पुलिस ने यह जानने की कोशिश की है क्या लीमा ने चेहरा देखा है. तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं पुलिस में कि लीमा ने और सैफ अली खान दोनों ने उस आरोपी का चेहरा देखा है. यही वजह है कि जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब उसकी शिनाख्त जो है करीना उस वक्त घर पर नहीं थी क्या? पुलिस सूत्र बताते हैं कि करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे और सैफ अली खान, इस चारों लोग घर पे मौजूद थे. ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, 12वां और 13वां फ्लोर दोनों पे वो रहते हैं. और ये जो वाकया हुआ है वहां से सैफ का कमरा दूर था. सैफ किस वजह से उस कमरे के नजदीक थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि वो आवाज सुनने के बाद उस कमरे में आए हैं. तो अभी और भी कहानियां और भी इस पर जो पर्दे पड़े हैं वो थोड़ी देर में उठेंगे कि सैफ अली खान कैसे उस कमरे में पहुंच गए. और जो मेड है उनके सिर्फ हाथ पे चोट लगा है, लेकिन सैफ अली खान के शरीर पर 6 चाकुओं के निशान है और यहां तक कि चाकू टूटकर उनके शरीर के अंदर भी रह गया. सौरभ जी बिल्कुल. समीर जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी. अब इतना तो पता चला कि सीढ़ियों से गया आदमी. अब घर के अंदर कैसे घुसा, पहले से क्या मतलब सीढ़ियों से भी मालूम था घर किसका घर है, कैसे जाया जा सकता है? लेकिन ये सीढ़ियों से भी अगर गया होगा तो एंट्रेंस गेट से ही आएगा ना. सीढ़ी के आने के लिए भी तो ऐसा तो नहीं कि कहीं अलग से रास्ता होता है. और कैमरे तो हर जगह लगे रहते हैं. मतलब घर के अंदर तो ऐसी व्यवस्था है कि मेन गेट के जब तक अंदर से कोई देखेगा नहीं कि घर के अंदर कौन आ रहा है, तब तक गेट ओपन नहीं होता. पूरा डिजिटल सिस्टम है, अंदर से तभी खुलेगा. कह रहे हैं राजेश की पुलिस को मालूम है कि व्यक्ति कौन था. हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति अक्यूज्ड है वो बहुत फेमिलियर होगा इस अपार्टमेंट से. वो अक्सर आता जाता होगा, या तो सफाई कर्मी रहा होगा या कोई सप्लाई करने खाना या कोई सप्लाई करता होगा. वो इस पूरे अपार्टमेंट को जानता होगा और उससे मालूम है कि सैफ अली खान 12वीं और 13वीं मारे पर रहते हैं. और रात के 2 बजे अगर वो गया है तो मुझे लग रहा है उसने पूरी रेकी की होगी और उसके हिसाब से अंदर गया है. और चाकू टूटा है, इसका मतलब मुझे लगता है या तो वो चाकू लेकर गया नहीं होगा, घर के अंदर से इसको चाकू मिला होगा सब्जी काटने का, उस चाकू से उसने हमला किया होगा. क्योंकि इतना हल्का चाकू लेकर कोई जाए इसकी संभावना कम है. मुझे लगता है कि पुलिस जिस तरीके से बयान आ रहे हैं पुलिस के, लगता है कि पुलिस ने आइडेंटिफाइड कर लिया है, उसके सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान हो गई है. बस समय इतना है कि वो कब गिरफ्तार होता है पुलिस के हाथ में. जब पकड़ाई में आएगा तब मुझे लगता है उसका इंटरोगेशन होगा तो उसका एक्चुअली मोटिव क्या होता है ये सामने आएगा. जी, अब देखिए हम मेड ने क्या स्टेटमेंट दिया ये भी पता चले. जब एंटर किया है वो पहले का टाइम हो ना. अभी पुलिस जो है रिसेंट जो सीसीटीवी फुटेज होता है 2 घंटे 3 घंटे वो देखता है. जब कोई आदमी प्लान कर रहा है तो हो सकता है वो दिन में ही एंटर किया हो, वो उसमें भी एक्चुअली क्या है ना, आप तो देख रहे हैं इतने दर्शकों से, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द पुलिस सब कुछ बताए पहले जितना उसको नहीं, लेकिन पुलिस पहले पता जब चल चुका है. मुझे लग रहा है पुलिस के पास और बहुत सी जानकारियां होंगी. जीरो इन कर लिया है, आइडेंटिफाइड कर लिया पुलिस ने कौन व्यक्ति है. ऐसे मामलों में तो इसलिए भी नहीं बताएंगे कि हो सकता है कोई एक पकड़ाया हो, कोई न पकड़ाया हो, सबको पकड़ना हो, कितनी दूर वो भाग जाएंगे. और आमतौर पे क्या है, अगर कुछ और नहीं हुआ तो समझ बनती है कि ऐसे में जो रेगुलर एंट्री वाले सुबह आ जाते हैं रात तक रहते हैं, उनमें से कोई हो सकता
वजह से कोई हो सकता जिसको है। 1-2 घंटे की सीसीटीवी में नहीं, कम से कम 24 घंटे या 12 घंटे का सीसीटीवी खोजेंगे, उसमें वो पकड़ में आएगा, शायद इस वजह से नहीं बता। चलिए, अच्छा, अब इस खबर पर कोई आगे डेवलपमेंट होगी, आप इंडिया टीवी पर जरूर देखेंगे, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल मैं अगली खबर आपको बता देता हूं। पार्टी में गई हुई थी करीना कपूर, सोनम कपूर और के कुछ साथ पिक्चर्स पार्टी में डाली गई हुई हुई, तो इंस्टाग्राम पे उस पर पोस्ट भी किया कि वो रात को 1:30 बजे लौटी थी पार्टी अच्छा, इस वक्त केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं और सैफ अली खान पर भी कमेंट कर रहे हैं। आज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर, जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक, डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होकर कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। अब चुनाव है दिल्ली के अंदर और केजरीवाल जी को हाथ जो मौका लगे वो उसका इस्तेमाल करेंगे, ये तो फिर सीरियस इशू है। वो सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं, करनी चाहिए उनको। वैसे भी वो दिल्ली में भी गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है, गृह मंत्री दिल्ली को सुरक्षा दे पाने में अक्षम है। आगे बढ़ते हुए एक आज की बड़ी खबर आपने दूसरी सुनी, हिंडनबर्ग बंद हो गया। हिंडनबर्ग याद कीजिए जरा, 2023 में जिसने धमाका किया था, गौतम अडानी को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाए थे, वही इंडियन बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और सेबी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट से सनसनी मचाने वाला हिंडनबर्ग, जिसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से थी, वो कंपनी बंद हो गई। कल कंपनी के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है, कहा डब्बा बंद। विवादों में रही हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत साल 2017 में हुई थी और इसे बंद करने के पीछे नेथन एंडरसन ने कोई खास कारण भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बंद करने का फैसला कंपनी को, ये मैंने काफी बातचीत करने के बाद, सोच विचार करने के बाद लिया है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी समूह और एकॉन एंटरप्राइजेस समेत बहुत सारी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। भाई उस वक्त गौतम अडानी टॉप 5 या टॉप 10 में थे दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की सूची में, और टॉप 3 में तीसरा नंबर पर आए, और इसके बाद ऐसे धड़ाम गिरे थे। कई महीने लगे थे उनको रिकवर करने में, बाद में हालांकि उन्होंने वो सब अपनी जगह दोबारा बना ली थी। पिछले साल अगस्त महीने में हिंडनबर्ग की वापसी हुई और इसने फिर एक रिपोर्ट में दावा किया कि जो सेबी की चीफ है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, इनकी अडानी समूह के अंदर कोई ना कोई हिस्सेदारी है और इस वजह से अडानी ग्रुप की जांच करने के लिए सेबी में अध्यक्ष के पद पर, सेबी चेयरमैन के पद पर माधवी बुच पूरी तरीके से अनुपयुक्त हैं। वो जांच करेंगी ही नहीं कभी। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ये आरोप उन्होंने लगाया था। अब ये दोनों आरोप
अडानी पर लगा और जो सेबी चीफ पर लगा, इनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लिया था। अब नहीं बात करते वो इतनी हैंडरसन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग की, लेकिन उस वक्त आप याद कीजिए पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन इस बात पर धो दिया गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। राहुल गांधी ने इस मामले को जितना वो तूल दे सकते थे वो दिया। अब अचानक कंपनी ने बंद कर लिया अपना डब्बा। यह भी कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सेलिंग का काम करती थी। अभी बता देंगे आपको हर्षवर्धन जी शॉर्ट सेलिंग क्या करती है। मतलब इसने मोटा पैसा कमाया। जब अडानी समूह के शेयर धड़ाम हुए उसके बाद इस व्यक्ति ने और इसकी कंपनी ने खूब पैसा कमाया, और उसके बाद माना जा रहा था कि वहां अमेरिका में इनके ऊपर एक जांच भी बैठ सकती थी, क्योंकि एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने मांग की थी कि इनके सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वगैरह निकालकर इन पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हिंडनबर्ग पर। वो सब चल रहा है। ट्रंप आने वाले हैं राष्ट्रपति बनकर, और उसके बीच में इन्होंने अपनी कंपनी गोल कर दी है, बंद कर दिया। आज ये पूछा जा रहा है कि ये इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर आपने भारत के सबसे बड़े उद्योग जगत के आदमी के ऊपर एक आरोप लगाया था, देश की सरकार को बदनाम किया था। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसके कुछ बेसिक्स को भारत के तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ये कंपनी मात्र 7 से 8 साल पुरानी है, और अगर कोई भी कंपनी जिस काम को लेकर वो खड़ी है, अगर वो बहुत अच्छे से कर पा रही होती है, यानी कोई बहुत गलत तरीका नहीं है, कोई उसके पीछे कोई ऐसा जिसको कहें कि मोटिवेटेड मनी नहीं लगी हुई है, मोटिवेटेड एजेंडा सेटर्स नहीं है, तो वो कंपनी भला क्यों बाहर हो जाएगी जब उसकी ब्रांड वैल्यू, आप बद अच्छा बदनाम बुरा या कहें कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, किसी भी पैमाने पर देखें तो हिंडनबर्ग इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि आज उस कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए था। पूरी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उनकी वेबसाइट पर है, आप लोग भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मेंटल इशू नहीं है। फिर वो अपने परिवार की बात करते हैं कि उनको मैं समय नहीं दे पाया, फिर अपने 11 लोगों की बात करते हैं, फिर 11 लोगों को नौकरी दिलाने की भी बात करते हैं। कहते हैं ये लोग खाली होने वाले हैं, कोई ढंग का आदमी इनको चाहे तो ले सकता है। लेकिन पूरे में कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई साहब जब आप ये काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं नेक्सस, और जो उसकी आड़ में जो बाजारों में हो रहा है दुनिया भर में, उसको ये होगा, तो क्या सब बंद हो गया? क्या दुनिया अब ठीक हो गई, सब अच्छी हो गई? भारत के निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद सब ठीक हो गया? भारत के ऊपर उसके रेगुलेटर पर, जो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, उस पर दाग लगाने के बाद सब ठीक हो गया? एक सेकंड, इस पर बीजेपी का रिएक्शन मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सवाल मेरा यह है आपसे, आज ये कंपनी बंद हो गई, क्या इससे हिंडनबर्ग के आरोपों की गंभीरता और उसकी नियत पर सवाल उठ जाता है? 100%। ओके भाई, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट हो, और जिन रिपोर्ट्स पर है आज तक वो सेबी के जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं दे पाए हैं, और जो अडानी ने नोटिस भेजा है उसका भी जवाब नहीं दे पाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, आप खुद शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर मतलब है, जैसे सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हम आप शेयर खरीदते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कभी कोई किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब बढ़ा तो आपको उतना मुनाफा हुआ। आज जो शेयर है, हम जान रहे हैं कि यह शेयर बिकने वाला है बहुत सस्ते पे। ये किसको पता हो सकता है? 2 ही लोगों को पता हो सकता है, जिसको हम कहते हैं इनसाइडर। इसीलिए बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरह से बैन है, और जो ये करते हैं वो इंडिया में नहीं होता है, वहां भले वो लीगल तरीके से, लेकिन बाजार में शॉर्ट सेलर होते हैं कि आपने ऊंचे भाव पर जब शेयर है तब किसी से वादा कर लिया तो हम आपको इन शेयरों की डिलीवरी इस भाव पर करेंगे। उसको भी लगता है कि अच्छा इस भाव पर होगा, अगर नहीं होगा तो उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्जिन भरना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर वहां वो शेयर आ गया तो आपको पूरा का पूरा मुनाफा आपके हाथ में आ जाता है। यानी एक तरफ तो आप जिसको कहें कि ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ता हुआ शेयर जाता है, तब आप उसमें कमाई करते हैं। यहां आप एक रिपोर्ट फ्लैश करते हैं, शेयर धड़ाम से टूट जाता है, लाखों करोड़ डॉलर वो आपके जेब में चला आता है, और एक कंपनी की प्रतिष्ठा। इस हिंडनबर्ग के पूरे प्रकरण में अगर किसी का फायदा हुआ तो वो हिंडनबर्ग का ही था, मतलब इसके कंपनी हिंडनबर्ग का फायदा है, भारत के एक पॉलिटिकल क्लास का फायदा है, अडानी ग्रुप की जो राइवलरी कंपनीज हैं, उनका राइवल कंपनीज हैं, उनका फायदा है। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इन सभी तरीके से। एक बार जरा शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा इस मामले पर, सुन लीजिए। आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की, या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड
ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्योंकि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने तो प्रण लिया है कि भारत की स्टेट और भारत की अर्थव्यवस्था को वो युद्ध के रूप में देखते हैं और उसे। सर, आज कौन सही सिद्ध हुआ है? भारत सरकार जो कह रही थी, बीजेपी जो कह रही थी उस वक्त, जो अभी मैंने सुना कि ये सुपारी लेकर के आया था हिंडनबर्ग, नुकसान इसने केवल भारत के आम निवेशकों का किया, क्या ये सही साबित हुए? देखिए, बहुत इस तरह से बात करना ब्लैक एंड व्हाइट में वो नहीं है ये मसला। ओके। एक तो बड़ा मसला है कि बिजनेस राइवलरी का मसला था ही, पॉलिटिकल राइवलरी भी इसमें दिखाई देती है, इंटरनेशनल भी उस तरह से दिखाई देती है कि जब ट्रंप साहब आने वाले हैं उससे पहले वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे हैं, क्या इसके कोई मायने हैं? इसको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कोई चिट्ठी लिखेगा तो ये तो कहेगा नहीं मैं ट्रंप साहब से डर के जा रहा हूँ, समझे? लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, इससे क्या इशारा मिलता है कि इसने कुछ गलत किया था, किया होगा? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसका एक कारण बता रहा हूँ कि संभावना ये भी हो सकती है, आशंका ये भी हो सकती है कि ट्रंप साहब के आने के बाद वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो अलग इशू है। दो बातें हैं, एक तो इस पूरे हिंडनबर्ग का जो मसला हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ उसमें सबसे बड़ा घाटा नुकसान तो हुआ हमारे रिटेल इन्वेस्टर का। एग्जैक्टली। मतलब जो बिजनेस राइवलरी है उसको अलग छोड़ दीजिए, वो तो लोग कितना किसी तरह से रिकवर कर लिया। 20-50% टूट गया था। बिल्कुल। हाँ, तो वो 20% के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर का, जिसको कहते हैं ना कि जब किसी शेयर में ज्यादा गिरावट हो जाती है तो उस पर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, सर्किट लग जाता है। सर्किट लग जाता है, उतना वो लोअर नीचे सर्किट गिर और गया था। अपर सर्किट दोनों होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का हुआ। बिजनेस राइवलरी तो है ही, बिजनेस राइवलरी के बिना तो शेयर मार्केट और वो सब नहीं चलता। अब जो हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए, उसके बाद राहुल जी ने, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए, उन सारे सवालों पर भी शक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब लोगों को क्लीन चिट दे दें। बाकी कौन? जिन लोगों पर अडानी सवाल, और सेबी खासतौर से सेबी है ना, अडानी का तो है ही उसमें मसला, उनको ये कहते हैं कि अब हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर ली है, रिसर्च बंद कर दी है, कंपनी बंद कर दी है और राहुल गांधी ने उनके मसले को उठाया था इसलिए अब वो सब क्लीन चिट हो गई। ये वैसा मसला नहीं है। सरकार को या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको उस पर अपनी एफआईआर देनी चाहिए कि भाई ये मामला गलत था। हिंडनबर्ग ने कहा उसका मसला नहीं है, हमारी सब कुछ तो हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के जांच भी कर ली थी। नहीं, कहाँ कर ली? अभी तो सेबी का मसला पड़ा हुआ है, माधवी बुच का। माधवी बुच को क्या क्लीन चिट दे दिया? नहीं दिया। मैं और जो पहला 2023 का आरोप था उसकी बात कर रहा हूं। बाकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उन सबको भी क्लियर करना चाहिए कि क्या भारत सरकार समझती है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सब पर क्लीन चिट दी जाए। आप कह रहे हैं कंपनी भले बंद हो जाए, आरोप जिंदा है। आरोप की जिंदा, आरोप की जांच होनी। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी कंपनी अगर उन्होंने वाइंड अप किया, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका ट्रंप की वापसी है और एलन मस्क भी एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए अडानी के पहले ट्विटर पर उन्होंने एक बड़ा मामला एक्सपोज किया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, और एलन मस्क का उसके बाद 2022 में आया था, उसके बाद 2023 में एलन मस्क का भी इसको लेकर हिंडनबर्ग को लेकर एक बयान आया था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एलन मस्क का दबदबा अमेरिका सरकार में बड़ा है, जिस तरीके से ट्रंप की वापसी हुई है, तो उन्होंने वाइंड अप करना सोचा होगा कि किसी जांच से बचा जाए। लेकिन कंपनी आज अगर आप बंद कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि जब तक आप कंपनी जो चला रहे थे उसमें आपने अगर कुछ घपला किया होगा तो उससे आप बरी हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है। मुझे लग रहा है अगर उनके खिलाफ अमेरिका सरकार जांच करना चाहेगी तो उनका कंपनी जब 2017 में बनी थी तो 2025 शुरुआत में जब वो बंद कर रहे हैं, तो ये 8 साल का जो कार्यकाल रहा है हिंडनबर्ग का, उसकी जांच अमेरिका सरकार चाहे तो कर सकती है कि 8 साल में आपकी गतिविधियों से किस किस को नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ और क्या अनैतिक हथकंडे। आप ये आरोप इससे सहमत हैं आज जो लगाया जा रहा है कि कंपनी शायद आई ही इसलिए थी भारत के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए कि भारत के अडानी के बहाने भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाना है, भारत के निवेशक का नुकसान होगा, इसीलिए आई थी वो। और इतने शॉर्ट टर्म के अंदर कोई कंपनी बंद होती नहीं है जो इतना बड़ा ब्रांड बन जाए, 8 साल उसको हो गए, इतना वो पैसा बना ले, वो तो और उसका शेयर वैल्यू निकालता मार्केट में पैसा। मुझे ब्रेक लेना, आपको कोई बहुत शॉर्ट एक लाइन से बोल दूं, सिर्फ भारत के अडानी के लिए कंपनी नहीं थी, लेकिन 2017-14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, भारत की कंपनियां बड़ी हो रही थी। 17 से लेकर 23 के बीच में उसने कई दूसरी कंपनियों को भी उसने ऐसे बर्बाद किया है। तो यहां सिर्फ इतना मसला नहीं, लेकिन वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाकर भारत पर उसने हमला किया, इसमें कोई संदेह नहीं होता। जिनसे बहुत लोगों ने कहा अभी कमेंट्स में कि आपने राहुल गांधी की तो बात की ही नहीं, ज्यादा में भी करते हैं राहुल गांधी की बात, क्योंकि कल जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो तो अभी मामला गर्म ही है ना, वो तो इतने जल्दी उसको भाजपा वाले ठंडा होने भी नहीं देंगे। जब राहुल गांधी ने अपने नए पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कह दिया, वी आर एट वॉर विद द इंडियन स्टेट,
कोई सफाई नहीं। उसके बाद अपने बयान पर कायम, उनके सारे स्पोक्समैन जो हैं, सारे प्रवक्ताओं की फौज जो है उनको जस्टिफाई करने में कि क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने, उसको ठीक साबित करने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ करके आकर के आपको बता रही है। तो मैं इसमें आज आपको पहले राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट फिर से सुनाऊंगा और उसके बाद रजत जी का जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उनका एक कमेंट उन्होंने जो कल अपने प्रोग्राम आज की बात में किया, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, वो आपको जानकर कुछ हासिल ही होगा। तो मैं आपको सुना रहा हूं पहले राहुल गांधी जो कल बोले थे, कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको पता रहे हम क्यों बात कर रहे हैं, और उस पर रजत जी के कमेंट। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से लड़ना झगड़ना है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए सब कुछ करके देख लिया। कभी अकेले लड़े, कभी पैदल चले, कुछ नहीं हुआ। सारी मोदी विरोधी पार्टियों का मोर्चा बनाया, वीडियो वॉर लॉन्च की, पर मोदी को हरा नहीं पाए। राहुल ने क्या कुछ नहीं किया। किसानों को भड़काया, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, राफेल को लेकर करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाए। दूसरे राउंड में राहुल ने विदेशों में जाकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का सहारा लिया। भारत में आरक्षण, संविधान और बाबा साहब की बात करके दलित वोट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए। और इसकी वजह है कि राहुल गांधी मोदी को समझ ही नहीं पाए। वो अपनी धुन में हैं, वो देख भी नहीं रहे कि मोदी किस दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी कन्विंस्ड हैं कि मोदी चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि मोदी का जुडिशरी पर कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, वो ईडी से नेताओं को डराते हैं, और राहुल मानते हैं कि मीडिया मोदी के कब्जे में है। पर यह राहुल की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर न कोई कब्जा कर सकता है और न कोई कब्जा करके चुनाव जीत सकता है। अगर मोदी ने चुनाव जीते तो इसके पीछे मोदी की मेहनत है। राजनीति के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाने की ताकत है। मोदी ने पिछले 10 साल में जबरदस्त काम किया है। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं हो कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में अपने काम गिनाते हैं, पर राहुल और उनके साथी मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। वो तो एक अंधेरे काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। अब बिल्ली है नहीं तो राहुल गांधी को मिलेगी कैसे, और बिल्ली नहीं है ये राहुल गांधी को बताएगा कौन, ताकि वो अपनी जो खोज है उसको बंद कर दें। अब शुरुआत कहां से हुई थी इस सारे विवाद की? राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे संघ प्रमुख पर, जिन्होंने ये कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था अयोध्या में, उसको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। भारत को सच्चे अर्थों में हमें आज़ादी मिली। 7 साल पहले ये कह चुके थे कि राजनीतिक आज़ादी हमें 1947 में मिल चुकी थी। फिर भी राहुल गांधी ने कॉमेंट किया, यहां तक कह दिया कि ये तो जो बातें वो कह रहे हैं ये देशद्रोह वाली बातें हैं। इस पर भी रज जी का कॉमेंट सुनिए। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो राहुल को राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आजादी में फर्क नहीं मालूम, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मुझे दूसरी वाली बात सही लगती है। लेकिन राहुल गांधी द्वारा मोहन भागवत को देशद्रोही कहने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये राहुल का पुराना एजेंडा है। कभी वो कहते हैं कि आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, कभी कहते हैं आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मोहन भागवत की बात को मिसकोट किया। आधी बात बताकर राहुल गांधी ने यह इंप्रेशन दिया जैसे मोहन भागवत ने आजादी की एक नई डेट दे दी हो। मोहन भागवत ने जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने में 500 साल लग गए। आरएसएस ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत ने भारत की आध्यात्मिक आजादी का जिक्र किया। पर राहुल गांधी तो राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसे बीजेपी का कार्यक्रम उन्होंने बताया था। ये उनके विचार हैं, इन विचारों को एक्सप्रेस करने का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन मोहन भागवत जैसे देशभक्त की निष्ठा पर सवाल उठाना, उन्हें देशद्रोही कहना, यह गलत है। आरएसएस के विचार से आप असहमत हो सकते हैं, आप आरएसएस का विरोध कर सकते हैं, पर आरएसएस की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी ने अपने बोलने में कहीं कोई कसर छोड़ी आज तक? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जुडिशरी को, सबको मोदी सरकार के कब्जे में, आरएसएस के कब्जे में बता दिया। मीडिया को बता दिया कि मीडिया पर भी कैप्चर किया, मीडिया को कैप्चर किया हुआ है। राहुल गांधी की बोलने की आजादी में कोई कमी नहीं है। उनको बोलने पर कभी किसी ने रोका नहीं, उनको रोकना भी नहीं चाहिए, बोलने की आजादी सबकी है, लेकिन वो किसी भी हद तक जाते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वो इतना बोलकर और इस आज़ादी का शायद कभी कभी मिसयूज करके अपना ही नुकसान करा लेते हैं। ये एक ऐसा ही मौका था। जो रजत जी ने बात कही, आप काले कमरे में काली बिल्ली को ढूंढेंगे जो है नहीं, तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, आप खुशते रहिए। देखिए, अक्सर तो वो मतलब जहाँ रेत होती है उसके संदर्भ में होता है, लेकिन जब बहुत तगड़ी धूप हो तो मृग मरीचिका आपको सामान्य सड़क पर भी दिखने लगती है। और ये सत्ता की मृग मरीचिका है जो राहुल गांधी के सामने सब कुछ लगता है कि अब आगे पानी है, आगे पानी है, और वो आदमी हाथ मारता चला जाता है, तब वो बदहवास स्थिति में पहुंचता है। राहुल गांधी की हरकतें आप देखिए, और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि दो ही चीजें हैं राहुल गांधी को ठीक कर सकती है, राहुल गांधी जिस अवस्था में। या तो उनको आज नरेंद्र मोदी को आज यही तय करके कहिए कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़िए, इनको स्वास्थ्य लाभ होगा, ये ठीक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा दीजिए। दूसरा एक तरीका है कि राहुल जी राजनीति छोड़ दें, जैसे वो जीते हैं जीवन, जो उनका सहज जीने का तरीका है, सहज वृत्ति में वो जीने के लिए निकल जाए। तो राहुल गांधी पूरे व्यक्ति नहीं है, वो सत्ता की जो मृग मरीचिका और लोभ है उसने काली बिल्ली क्रिएट की है। ये उनका अपना क्रिएशन है ना। तो जो आपने कहा कि कौन उनको समझाएगा, उनको कौन समझाएगा जब वो मानकर बैठे हैं कि है, वो ये मानते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी और ने उनको समझा दिया है। और उनकी इस थ्योरी को ढेर सारे लोग, जिनको लगता है कि आज नहीं तो कल कांग्रेस की सत्ता आएगी, जो 19 में उम्मीद से थे, फिर 24 में उम्मीद से हुए, अब उनको लग रहा है चलो 29 में तो उम्मीद पूरी ही होगी, वो सारे लोग कहते कह रहे नहीं नहीं सर है, मिलेगी आपको, पकड़ना है, उसका ही परिणाम है। सर प्रॉब्लम ये है, और मैं कहता हूं सर ये थोड़ी बेईमानी भी है, उनकी वैचारिक बेईमानी है। जब आप कहीं चुनाव जीतते हैं, कई इलेक्शन उन्होंने जीते हैं राज्यों में, तो वहां तो आप कहते हैं भारत की जनता देखिए कितनी महान है, उन्होंने चोरों को सबक सिखा दिया। जब आप मोदी को 240 पर ले आते हैं तो आप कहते हैं ये देखिए विवेक है भारत की जनता का, जब कोई हवा में ज्यादा उड़ता है तो उसको जमीन पर लाकर, ये सब बातें हुई थी ना 5 जून के बाद, ये सब कुछ किया था, ये नहीं राहुल गांधी ने। अब आपको अगर वही जनता सत्ता की चाबी नहीं सौंप रही तो आप कहते हैं कि न वो इसलिए क्योंकि मोदी ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। बेईमानी है। एज इफ अगर मोदी सब कुछ आजाद कर दे तो आज इलेक्शन जीत जाएंगे। कि मेरी माँ कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा सकते हो, आप थोड़ा सा अलार्म देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आप जगे हुए हों और सोने का बहाना कर रहे हो तो फिर आप नहीं जग सकते। तो जो रजत जी ने बात कही ना कि जानकर अनजान बन रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। अब यदि आपने जो बात की उसी को देखें कि संविधान इलेक्शन कमीशन पर कब्जा है, तो इस समय देश में 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 राज्यों में 30 में से, और टोटल 20 राज्यों में करीब करीब है, 18 से 20 राज्यों में। इसका मतलब 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगियों की सरकार नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। 52 से 99 पर कांग्रेस आई है पिछले चुनाव में। इतना बड़ा जंप किसी भी पार्टी का नहीं हुआ। सही, बड़ा जंप है उनका, इतने बड़ा जंप किसी को भी नहीं मिला। उसी चुनाव आयोग के अधीन ये चुनाव हुआ है जिसमें वो विपक्ष के नेता भी बने। बनारस में वोट कितने और बनारस को देखें तो वहां पर भी कम करा रहे हैं। बनारस में मोदी जी का जो लीड हुआ है वो कितना कम हुआ है उसको देख सकते हैं। अयोध्या का उदाहरण देख सकते हैं। ये तो हुआ चुनाव आयोग का मसला। अलग अलग राज्यों में हम लोग हर दिन जीतते हैं, हारते हैं, वो सारा सभी पार्टियों का हो रहा है। इसको देखें, इलेक्शन कमीशन की एक और बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला हुआ उस पर क्या रहा सरकार, क्या वो सरकार के पक्ष में फैसला था?
सरकार उनको बड़ा पसंद आया राहुल हाँ, गांधी तो वो पसंद आया ना, तो इस तरह से। और मैं ये बार बार कहता हूँ, जब ईवीएम की बात, आप चुनाव के हारने की बात करते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन का अपमान नहीं कर रहे, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, मतदाता का अपमान कर रहे हैं कि जो मैंडेट आपको दे रहा है उस पर उनको समझना चाहिए और उस पर आगे आना चाहिए। और मैं रजत जी की बात से इस बात से सहमत हूँ कि वो अब उस मृग मरीचिका में या उसमें तलाश रहे हैं कि कैसे मिलेगा, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इस मोदी से लड़ाई के तो हासिल होना नहीं, मोदी को लड़ाई के लिए बहुत सारे तरीके से उस पर उनको जाना चाहिए। समीर जी, क्विक कमेंट। देखिए, रजत सर ने दोनों मामलों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और संघ पर जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी की जो मनोदशा है उसका विश्लेषण उन्होंने किया है कि राहुल गांधी किस तरीके से सत्ता न मिलने पर बौखलाए हुए, और जो काली बिल्ली और काले कमरे का उदाहरण दिया है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, आप सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकते हो, आप भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ सकते हो, आप केंद्र सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो, आप संघ से प्रश्न पूछ सकते हो, आप भले उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हो, आप ये कह सकते हो कि भाई कई तमाम संस्थाएं जो केंद्र सरकार की बनाई हुई है उस पर संघ के लोगों को आपने बिठा दिया है। आपके पास अगर उदाहरण है, आप सिर्फ कहने से नहीं, आपको उदाहरण देकर बता नाम लेके बोलो ना। बिल्कुल, आप बताइए कि इस संस्था पे इनको बिठा दिया है, आप उदाहरण दीजिए, सरकार से पूछिए। लेकिन जिस तरीके से आप सीधे इंडियन स्टेट को लेकर कहते हो, मुझे लगता है इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, कोई राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने एक सोची समझी तैयारी के साथ इस बात का जिक्र किया है, और जिस तरीके से बिल्कुल, और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता उसे डिफेंड कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस का मीडिया जिसको डिफेंड कर रहा है। सर, माफी चाह रहा हूं आपको, रोक रहा हूं आपको मैं, क्योंकि एक खबर मुझे और लेनी है, समय चला जाएगा। ये बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी खबर है। 15 महीने की जंग के बाद गाजा में सीज फायर हो गया है, हमास और इजराइल में सहमति बन गई है और 19 जनवरी से ये सीज फायर लागू होगा। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। इसमें मीडिएशन किया है कतर और अमेरिका ने, इनकी मध्यस्थता के बाद ही ये डील हुई है। 15 महीनों से जो ये खूनी संघर्ष चल रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से, गाजा में शायद 60-70 हजार लोग मारे गए हैं, 1200 तो एक हमले में ही शायद 7 अक्टूबर को 2023 में हमला करके हमास ने 79 लोगों को कत्ल किया था। उसके बाद इजराइल ने ये बमबारी शुरू की थी। अब इस पर सीज फायर हो गया। ट्रंप की बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। विजय जी, ट्रंप की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ट्रंप को ये कामयाबी का क्रेडिट ना मिले, इसलिए बाइडेन साहब उसको पहले ही 19 जनवरी इसकी डेट है ना, 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर वो काम का शुरू करेंगे ट्रंप साहब वहाँ पर अमेरिका में। तो वो नहीं चाहते कि ये एक बैगेज वो लेकर जाए और बाइडेन पर ये चलता रहे कि वो युद्ध को, क्योंकि जब से ट्रंप आए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये दोनों युद्ध पर काम करेंगे और बंद करेंगे। बाइडेन तो इसमें समर्थक रहे हैं, सबको पता है कि किस तरह से ये युद्ध चला है और किस तरह से अमेरिका ने हिस्सा लिया है। बट फाइनल क्रेडिट जाता है किसको आपके हिसाब से? ट्रंप को जाता है। अब देखिए, एक युद्ध तो खत्म हुआ, दूसरा रूस यूक्रेन वाला, उस पर भी अगर ट्रंप कोई काम कर सके ऐसा दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा।